चैप्टर 49 फ्रेंड सर्कल में धमाका। यश ने अपनी कंपनी के आगे के सभी कामों की योजना ढंग से बना ली थी। शुरू के पहले 2 हफ्ते सारे कामों को अच्छे से समझने और उनके हिसाब से ढलने में इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उसके लिए अभी से ही काम को बढ़ाने का फैसला सही नहीं था। इसीलिए वो बस एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे थे। मिले हुए इन प्रोजेक्ट्स पे कुछ भी बुरा ना हो, इससे बचने के लिए यश और राहुल ने मिलकर तय किया कि वो बारी बारी से पार्ट टाइम नौकरी के छात्रों के साथ काम के लिए जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि सब कुछ ढंग से हो रहा है, और साथ ही अगर किसी को निकालना पड़े तो वे भी उसे संभाल लें। शुरू के पहले 2 हफ्ते पूरे हो जाने के बाद यश पार्ट टाइम पर काम करने वाले सभी छात्रों में से कुछ बहुत मेहनती और ईमानदार छात्रों को पसंद करेगा और उन छात्रों को टीम लीडर यानी बाकी लोगों का नेता बना देगा, जो कि बाकी सभी छात्रों को रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सभी टीम लीडर्स को लंबे समय तक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा और इसी तरह भविष्य में यही टीम लीडर्स बाकी पार्ट टाइम नौकरी वाले छात्रों के काम पर नजर रखने के लिए यश और राहुल की जगह ले लेंगे। सिर्फ तब ही यश और राहुल खुद को कंपनी के छोटे मोटे कामों से बचा पाएंगे और बड़ी चीजों में समय लगाएंगे। राहुल के ऊपर 2 चीजों की जिम्मेदारी थी। पहली जिम्मेदारी कि उसे जूम इंटरमीडिएरी से सारी बातचीत करनी थी और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने थे ताकि उन्हें अपनी पसंद का काम मिल सके। उसकी दूसरी जिम्मेदारी थी कि उसको जूम इंटरमीडिएरी जैसी और कंपनीज के बारे में भी पता लगाना था जिनके साथ वे काम कर सकते थे। इसका मतलब यह था कि उन्हें जूम के अलावा दूसरे क्लाइंट्स ढूंढने थे ताकि काम की कमी कभी ना हो और इस तरीके से वो बाकी कंपनीज तक पहुंच बढ़ा सके। यश की जिम्मेदारी ये थी कि उसको छात्रों की टोली को और बढ़ाना था। उसको मौजूदा पार्ट टाइम नौकरी के लिए तैयार छात्रों की गिनती बढ़ानी थी ताकि वो और भी ज्यादा कंपनीज के साथ काम कर सके और बड़े प्रोजेक्ट्स उठा सके। यश के द्वारा किए हुए अंदाजे के हिसाब से सिर्फ उसी के डिपार्टमेंट में ही 5000 से ज्यादा छात्र थे। उन 5000 छात्रों में से 100 से 200 छात्र अक्सर पार्ट टाइम नौकरियां करते थे। सेमेस्टर की छुट्टियों में तो कभी कभी 500 से 600 छात्र भी पार्ट टाइम नौकरियों के लिए निकल पड़ते थे। अगर वो उन सब के सब छात्रों को अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए ला पाता है तो वो लंबे समय तक पार्ट टाइम नौकरी करने वाले छात्रों के लिए एक हफ्ते में 2 नौकरियों का इंतजाम भी कर सकता है, और जिनको लंबे समय तक नहीं करनी उनके लिए वीक में एटलीस्ट 1 जॉब तो हो ही सकती है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो एक बंदे के हिसाब से 130 रुपए मानकर यश की कंपनी हर महीने में करीब 2,60,000 से 2,70,000 रुपए कमा सकती है, जिसमें से करीब 80,000 रुपए का मुनाफा होगा। और उन पैसों से इधर उधर के खर्चों को निकाल दिया जाए तो भी आखिर में मुनाफा कम से कम 60,000 रुपए होगा, जो फिर भी काफी बड़ी रकम थी। अगर वो अपना ये काम कुछ 100 छात्रों से लेकर पूरे कैंपस तक फैला पाए या फिर बैंगलोर की सारी यूनिवर्सिटीज को भी अपने साथ जोड़ लें तो हर महीने का मुनाफा बड़े आराम से 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। हाँ, बेशक ये बस एक अंदाजा था जिसमें से सब चीजों को सच में नहीं जोड़ा गया है। जैसे कि जिस तरह धीरे धीरे कंपनी बढ़ेगी उसमें पार्ट टाइम नौकरियां करने वालों की गिनती भी बढ़ेगी, साथ में कंपनी को संभालने वालों की जरूरत भी पड़ेगी, तो उनके खर्चों और सैलरी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात थी, ये काम अभी तक किसी ने नहीं किया था। इसके अलावा यश कंपनी के भविष्य के बारे में भी सोच रहा था। उसके लिए ये कंपनी एक शुरुआत थी। ये तो बस उसके कई प्रोजेक्ट्स में से एक था जो कि उसकी शानदार भविष्य की योजनाओं में थे। यश के लिए शुरुआत में पैसे कमाने के अलावा कंपनी का एक दूसरा मकसद भी था, जो था शुरुआत में ही कंपनी से ज्यादा लोगों को जोड़ना, उनको इकट्ठा करना। बाकी उसकी शानदार भविष्य की योजना थी कि वो अपनी कंपनीज का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले जो कि पूरे कर्नाटका में फैला हुआ होगा। अब आखिरकार शनिवार आ गया और आज कंपनी का सबसे पहला काम होना था। काम यह था कि लोगों को एक प्रॉपर्टी इवेंट में दिलचस्पी दिखाने वाले ग्राहक होने का नाटक करना था। यश और राहुल दोनों खुद मिलकर वहां 20 छात्रों को ले आए। यह काम काफी अच्छा रहा। यश ने पहले से ही सभी छात्रों को व्हाट्सएप के ग्रुप में सब कुछ समझा दिया था और साथ ही उन्हें कुछ तरकीबें और बातें भी बता दी थी। इसी की बदौलत यह काम काफी अच्छे से हो पाया। शुरू में प्रॉपर्टी कंपनी के सेल्स मैनेजर को उन पर भरोसा नहीं हो रहा था,
लेकिन आधा काम हो जाने के बाद उसने यश को अंगूठे से इशारा करके बता दिया था कि काम बहुत अच्छे से चल रहा था। यहां तक कि उसने यश को और काम देने के लिए बुलाने का वादा भी कर लिया। यश ने प्रॉपर्टी कंपनी के सेल्स मैनेजर के साथ फोन नंबर्स की अदला बदली कर ली। वो ये नहीं जानता था कि सेल्स मैनेजर कहीं बहुत अच्छा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो उसका पहला क्लाइंट था जिसके साथ उसे आगे भी काम करना था। प्रॉपर्टी कंपनी के साथ काम पूरा होने के तुरंत बाद यश और राहुल सीधा जूम इंटरमीडियरी चले गए। वो जूम के साथ बाकी की फीस का हिसाब पूरा करना चाहते थे। वहां यश ने काजल सेन के साथ होने वाले इवेंट का भी एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के ड्राफ्ट होने की वजह यह थी कि यश की कंपनी अभी तक पूरी बनकर तैयार नहीं हुई थी और इसमें लगभग एक हफ्ता और लगना था। तब तक यश अपनी कंपनी के एक स्टाम्प ले आएगा जिससे वो जूम इंटरमीडियरी के साथ फॉर्मल अग्रीमेंट और उसके अलावा 1 साल लंबा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी पूरा कर लेगा। फ्रेमवर्क अग्रीमेंट एक बहुत ही जरूरी कॉन्ट्रैक्ट था। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों कंपनी साइन करके 1 साल तक मिलकर काम करने के लिए कमिट करती हैं। ऐसा करने से वो 1 साल में अनगिनत बार काम कर सकते थे। ये एक लीगल कमिटमेंट था। जब यश को काम के पूरे पैसे मिल गए, उसने सभी पार्ट टाइम करने वाले छात्रों को उनकी पहली तनख्वाह दे दी। सबको पैसे देने के बाद उसके पास 400 रुपए बचे थे, जिसमें से 40 रुपए राहुल के थे, तो बाकी के बचे हुए 360 रुपए उसके पहले काम का मुनाफा थे। ये पैसे किसी भी तरह से बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत थी। जब यश आखिरकार रात को घर पहुंचा तो वो अपने पलंग पर लेट गया और सोच में पड़ गया। यश सोच रहा था कि वो किस तरह से काम में पैसे बचाए और अपने मुनाफे को बढ़ा ले। जब वो अपने दिमाग में ये सब सोच रहा था, तभी उसे काजल सेन के इवेंट का ख्याल आया। उसने सोचा कि एक इंटरनेट के कलाकार को शायद नकली फैंस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके असली फैंस भी तो होंगे। क्या किसी तरह यश अपनी क्लास में से काजल सेन के कुछ असली फैंस को ढूंढ सकता है? अगर वो काजल सेन के असली फैंस को नकली फैंस की तरह बनाकर ले जाए, तो क्या वो उन छात्रों के ऊपर तनख्वाह देने का खर्च बचा सकता है? या फिर इससे भी अच्छा कि इस इवेंट के लिए अगर वो दोनों तरफ से पैसे ले ले, यानी काम के लिए कंपनी से भी और काजल सेन से मिलवाने के लिए उनके असली फैन से भी, तो वो अपनी कंपनी के लिए इससे काफी पैसे कमा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हिसाब वो कैसे लगाए। इस तरकीब से वो शायद हर फैन से कम 200 रुपए कमा सकता था। लेकिन फिर जल्द ही यश ने अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दिया, अगर ये नकली फैंस को बुलाने वाला काजल सेन का इवेंट जूम जैसी मैनेजमेंट कंपनी संभाल रही थी, तो ये काफी मुमकिन था कि काजल सेन के पहले से ही बहुत सारे दीवाने फैंस थे, जिनकी वजह से इवेंट संभालना बहुत मुश्किल हो सकता था। और इसी वजह से कंपनी ने कुछ नकली फैंस को लाने का सोचा ताकि इवेंट में सब कुछ संभला रहे। इसलिए उसके द्वारा लाए हुए लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए और ये ध्यान रखने के लिए कि वे सब उसी की बात माने, यश आए हुए फैन से इवेंट के लिए पैसे नहीं ले सकता था। यश को उन्हें बोलना पड़ेगा कि इस इवेंट में मुफ्त में आया जा सकता है, तभी वे इवेंट के दौरान उसकी बात मानेंगे और कंट्रोल में रहेंगे। यश को विश्वास हो गया कि उसकी ये तरकीब काम कर सकती थी, लेकिन फिर भी अभी उसे ये पता लगाना था कि काजल सेन की कोई असली फैंस है भी या नहीं। वो ये कैसे पता लगा सकता है? मार्केट में खोजबीन करके। यश ने अपने फोन पर अपने फ्रेंड सर्कल में एक मैसेज डाला, मेरे पास अगले हफ्ते काजल सेन से मिलने का एक मौका है, क्या कोई उसे पसंद करता है? यह काफी आसान और सीधी बात थी। वैसे तो यश को शायद ही कोई अंदाजा था, पर वो पता लगाना चाहता था कि उसके फ्रेंड सर्कल में उसे कोई पसंद भी करता है या नहीं। फोन में मैसेज डालने के बाद उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया और एक सेब खाने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो इससे पहले कि वो अपना फोन खोलता, जूही के चिल्लाने की आवाज आई, मास्टर, आपके फ्रेंड सर्कल में धमाका हो गया है। यश को समझ नहीं आया। उसने पूछा, धमाका हो गया? यश ने अपना फोन उठाया और तभी अपने आप ही जूही ने यश को उसका फ्रेंड सर्कल खोलकर दिखा दिया। 5 मिनट से भी कम समय में यश को उसके फ्रेंड सर्कल में 15 मैसेज आए हुए थे। उसने उन मैसेजेस पर टैप करा। थोड़े बहुत मैसेजेस पर लाइक्स के अलावा बाकी सब उसके मैसेजेस का जवाब दे रहे थे। किसी ने लिखा था, मैं हूं काजल सेन का फैन। दूसरे ने जवाब दिया,
यहाँ पर है काजल सैन का फैन। तीसरे किसी ने लिखा था, मैं सच में उसे बहुत पसंद करता हूं यार। किसी और ने कहा, प्लीज आई वॉन्ट टू मीट हर। यहां तक कि निशांत का भी एक जवाब था। उसने लिखा था, क्या तुम भी काजल सैन के फैन हो? निशांत जैसे बहुत अक्लमंद छात्र का मैसेज देखकर यश का चेहरा खिल उठा। इससे यह पता चल रहा था कि काजल सैन का एक फैन था और वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो कि उसके जैसे विचार रखता था। इतने मैसेजेस देखकर यश ने आके लिखा, ऐसा लगता है कि काजल सैन के बहुत सारे फैंस हैं। ये जान लेने के बाद यश को अपनी योजना पर काफी भरोसा हो गया था। अगला पूरा दिन यश ने कैंपस में काजल सैन के फैंस को ढूंढने में लगा दिया। वो काम वैसे काफी बोरिंग था क्योंकि उसको एक एक इंसान के पास जाकर उनसे पूछकर पक्का करना था कि क्या वो काजल सैन से मिलना चाहते हैं या नहीं, और इसके अलावा सभी चैट ग्रुप्स में इसके बारे में पूछना था। यश जब भी अपनी सूची में एक नया नाम जोड़ता, वो खुद से धीमे से बोलता, 100 रुपए। ये बोलकर वो खुद को और मेहनत करने की प्रेरणा देता था। जैसे जैसे वो काजल सैन के फैंस को ढूंढता रहा, उसी बीच यश ने पिछली प्रॉपर्टी वाली पार्ट टाइम नौकरी के लिए आए 20 लोगों में से कुछ को अलग कर लिया। उसने उन 20 छात्रों में से 10 को पसंद किया और उन 10 को टीम लीडर बना दिया। उनकी एक दिन की तनख्वाह 150 रुपए थी। यश ने उन्हें भी और फैंस को ढूंढने का काम दे दिया ताकि वो फैन सपोर्ट इकट्ठा कर सकें। इसके बाद उसके काम में एकदम से बहुत तेजी आ गई और फिर अंत में अपना नाम दर्ज कराए छात्रों की गिनती पूरे 130 से भी ज्यादा पहुंच गई। ये पहली बार था कि यश को काजल सैन के फैंस की गिनती का कोई अंदाजा लगने वाला था। हाँ, बेशक उनमें से कुछ ने शायद बस इसलिए अपना नाम दिया था कि वो उस कलाकार को देखना चाहते थे या फिर बस यूं ही इवेंट के लिए आना चाहते थे। फिर यश ने अपने हिसाब से समय तय किया और उसके बनाए हुए 10 टीम लीडर से मिलकर उन्हें पूरे काम के बारे में अच्छे से सब समझा दिया। यश ने फिर उन्हें अपनी अपनी टीम के लोगों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी और उनसे वादा किया कि आगे की सभी पार्ट टाइम नौकरियों में उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाएगा। कुछ ही देर में शुरुआती चयन के बाद एक फैन ग्रुप बना दिया गया जिसमें 100 लोग थे। सारे कामों से निपट जाने के बाद यश फोन की पर्सनल स्पेस में चला गया और नहाते हुए अपने इस वीकेंड का मजा लेने लगा। ये सब उसने पहले कभी नहीं किया था। उस वक्त जूही हवेली के बाहर किसी काम में लगी हुई थी। उस बड़े से स्विमिंग पूल में नहाते हुए वो जूही से बात करने लगा, लेकिन जूही को देखकर लग रहा था कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही थी। यश ने फिर जूही से पूछा, अच्छा जूही, एक बात बताओ, क्या तुम उन रोबोट्स की तरह बन सकती हो जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, या फिर किसी बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकती हो? क्या तुम बैंक के मेरे सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसों की गिनती को बढ़ा सकती हो?